जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक और नए मॉडल पेपर की, कुछ और नए कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आपकी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि गद्दर दल के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो हमें बताना है कि जो गद्दर दल क्रांतिकारियों का एक संगठन था, तो उनके अध्यक्ष कौन थे, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वो है लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर 2 है वो है सोहन सिंह बकना। ऑप्शन नंबर 3 है करतार सिंह और ऑप्शन नंबर 4 थे काशीराम। तो गद्दर दल के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सोहन सिंह बकना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगर बात करें कहाँ गठित किया गया था, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने आंदोलन गठित किया था। ठीक है, लाला हरदयाल ने यह आंदोलन गठित किया था। और कब इसका गठन हुआ था, तो 1 नवंबर नवंबर 1913 में इस आंदोलन का गठन किया गया था सैन फ्रांसिस्को। और इनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे सोहन सिंह बकला। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है अशोक मेहता। ऑप्शन नंबर 2 है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 3 है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 4 थे सुभाष चंद्र बोस। तो द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक जो है उनके लेखक थे अशोक मेहता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में राष्ट्रवाद एक पुस्तक है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर सत्यराम जी। ऑप्शन नंबर 2 है वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर 3 है महात्मा गांधी। और ऑप्शन नंबर 4 थे लाला लाजपत राय। तो भारत में राष्ट्रवाद नाम की जो पुस्तक है उनके लेखक का नाम है डॉक्टर डॉक्टर सत्यराय। ठीक है, सत्यराय जी, यानी कि यहाँ पे है डॉक्टर सत्यराय जी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन 1857 की क्रांति में शामिल नहीं था? हमें बताना है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी इनमें से कौन जो है वो शामिल नहीं था। ऑप्शन 1 है रंगा बापू जी। ऑप्शन नंबर 2 है काशीराम। ऑप्शन नंबर 3 है मंगल पांडे और ऑप्शन नंबर 4 थे तात्या टोपे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि काशीराम जो है वो क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद के 1900 के बाद के 1913-14 के आसपास के क्रांतिकारी थे। और ये रंगा बापू जी, मंगल पांडे और तात्या टोपे इन्होंने 1857 की क्रांति में शामिल थे। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि काशीराम। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, आपको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण भारत में 1857 की क्रांति को गति देने वाला नायक कौन था? तो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण भारत में 1857 की क्रांति को फैलाया था, उसका नेतृत्व किया था? देखते हैं। ऑप्शन 1 है रंगा बापू जी। ऑप्शन नंबर 2 है कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर 3 है तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर 4 है वो है कुशाल सिंह। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण भारत की बात हो रही है तो वहां पर होगा रंगा बापू जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोद निषेध नीति लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, वो हमें बताना है कि गोद निषेध नीति लागू किसने की थी। ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 2 है वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर 4 है वो है कार्नवालिस। तो देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी, यानी कि पहला जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। गोद निषेध नीति लागू किसने की थी, वो की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अब बात करते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था। तो सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली और हेस्टिंग ने सहायक संधि प्रस्ताव को
आगे बढ़ाया था, सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि का प्रस्ताव आगे किसने बढ़ाया था? वो लॉर्ड वेलेजली ने बढ़ाया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इन्होंने, इनको दो सेवाओं के लिए जाना जाता है भारत में, पुलिस सेवा, ठीक है, और न्याय व्यवस्था का जनक भी किसको माना जाता है? वो माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये भी आपको ऑप्शन में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, रिवोल्यूशनरी पत्र किस संगठन से संबंधित था? हमें बताना है कि ये जो पत्र है रिवोल्यूशनरी, इसका संबंध कौन से संगठन से था? पहला ऑप्शन है गदर दल से, ऑप्शन नंबर 2 है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर 3 है आजाद हिंद फौज, तो हम, और ऑप्शन नंबर 4 थे फिफ्थ में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रिवोल्यूशनरी जो पत्र था वो किसने निकाला था? वो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, किसका संगठन था या किसने बनाया था? तो वो बनाया था सतीश सान्याल ने। ठीक है, कब बनाया गया था? 1924 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हमें बताना है कि फर्स्ट जो मुस्लिम अध्यक्ष बने थे उनका नाम। पहला ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर 2 है तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन नंबर 3 है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर 4 थे फिफ्थ में से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो बने थे बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे? 1887। ठीक है, अब बात होगी प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने थे। तो वहां पर हमारा आंसर होगा, वो होगा ए डॉट ओ और होगा यू। ठीक है, ए ओ यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस नेता के आह्वान पर बंगाल के विभाजन 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया था उसके बारे में क्वेश्चन है कि किस नेता के आह्वान पर बंगाल के विभाजन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया? इससे पहले लोगों ने डिसाइड किया था कि इसको मनाएंगे क्या? इसको मनाएंगे हम शोक दिवस। तो किस नेता ने कहा कि शोक दिवस नहीं मना करके इसको मनाओ राखी दिवस के रूप में? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 2 है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 4 है अशोक मेहता। तो हमारा राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि इसको शोक दिवस नहीं मना करके जो 16 अक्टूबर 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया था, उसको लागू किया गया था, तो उसको आप मनाओ राखी दिवस के रूप में। ठीक है, यानी कि एक दूसरों की कलाइयों को राखी बांधो, हड़तालें करो, इस रूप में मनाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किस नेता से संबंधित है? ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 3 है एनी बेसेंट, और ऑप्शन नंबर 4 थे फिफ्थ में से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इंडियन ओपिनियन नाम का जो समाचार पत्र था वो था महात्मा गांधी जी का। एक और क्वेश्चन बनता है कि न्यू इंडिया नाम का जो न्यू इंडिया नाम का जो समाचार पत्र था वो किसका था? तो वो था एनी बेसेंट का। वो किनका था? एनी बेसेंट का। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि दोनों में से कंफ्यूज करने के लिए कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य दिलाने की बात कही थी? यानी कि उन्होंने कहा था कि अगर यही कार्यक्रम चलता रहा तो हम एक एक साल में हम स्वतंत्र हो जाएंगे। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर 2 है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 थे
भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर असहयोग आंदोलन की जो नीतियां हैं वो लागू रहती 1 साल तक, तो हम 1 साल के भीतर स्वराज्य प्राप्त कर लें। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। पहला जो हमारा ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर 2 है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 3 है 16 अगस्त 1950 और ऑप्शन नंबर 4 है 9 दिसंबर। तो हमारा जो राइट आंसर है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अब बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया, राष्ट्रगान को अपनाया गया और हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद, तो वो भी इसी दिन बने थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है 24 जनवरी को। अब देखते हैं कि 9 दिसंबर को क्या हुआ था और ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई थी। ठीक है, प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 संविधान निर्माण में बनाई गई समितियों में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। हमें बताना है कि जो प्रांतीय संविधान समिति बनी थी उनके अध्यक्ष कौन थे। तो देखते हैं कि ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 3 जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 4 थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू साहब कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो थे संघ शक्ति समिति प्लस एक समिति और थी, उसका नाम था संघीय संविधान समिति। आपको ध्यान में रखना है कि संघीय संविधान समिति, इनके अध्यक्ष भी कौन थे, वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के कौन से भाग से, यानी कि कौन से भाग में भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भाग 18 में, ऑप्शन नंबर 2 है भाग 20 में, ऑप्शन नंबर 3 है भाग 15 में और ऑप्शन नंबर 4 है भाग 10 में। तो अगर बात करें संविधान में निर्वाचन आयोग की बात कहाँ है, तो वो है भाग 15, यानी कि भाग 15 में आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक जो है भाग 15 में बात की गई है निर्वाचन आयोग के बारे में। अब देखते हैं कि भाग 18 में क्या है। तो हमारे जो देश में तीनों ही प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है उनकी बात की गई है भाग 18 में। भाग 20 को देखते हैं तो भाग 20 में है आर्टिकल 368 और आर्टिकल 368 में आता है संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होते हैं वो। अगर बात करते हैं भाग 10 की, तो भाग 10 में आता है वो है देश में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, तो वो आता है भाग 10 में। तो इस तरह से आपको सभी ऑप्शन को भी अच्छी तरह से देखना है ताकि आपके एग्जाम में इन पर क्वेश्चन बन जाए तो वो गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सी समिति की सिफारिश पर राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया, मतलब कि उसके बाद में भाषा के आधार पर राज्य बनने शुरू हुए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दर आयोग 1948 में गठित किया गया था। दूसरा है ऑप्शन जेवीपी समिति, यहाँ पे जेवीपी समिति है, जेवीपी समिति 1949। ऑप्शन नंबर 3 है फजल अली समिति 1953। ऑप्शन नंबर 4 थे फिफ्थ में से कोई नहीं।
तो भाषा के आधार पर जो राज्य बना था, पहला राज्य की बात करेंगे तो वो है आंध्र प्रदेश। किससे अलग हुआ था? वो हुआ था मद्रास से अलग। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कब बना था? तो 1953 में बनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कौन सा आयोग? तो आयोग था फजल अली समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित, यहाँ पर होगा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय व्यवस्था की नहीं है? तो हमें बताना है कि जो एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है संसदीय विशेषता। जैसे अमेरिका हो गया तो वहां पर राष्ट्रपति वाली जो है वो सरकार है, तो हमारे यहाँ पर है संसदीय वाली सरकार। तो हमें बताना है कि संसदीय विशेषता में कौन सा ये नहीं होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक होता है राष्ट्रपति का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर 2 होता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। ऑप्शन नंबर 3 होता है शक्तियों का सम्मिश्रण। ऑप्शन नंबर 4 होता है वो निचले सदन का विघटन। तो निचला सदन किसको कहा जाता है? कहा जाता है लोकसभा को। क्या वह संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? भारत में क्या लोकसभा विघटित नहीं होती? तो होती है, यानी कि ये तो विशेषता है। शक्तियों का सम्मिश्रण, यानी कि केंद्र और राज्यों में शक्तियों का सम्मिश्रण, यानी कि कुछ राज्य क्षेत्र हैं और कुछ केंद्र क्षेत्र हैं जहाँ पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, और कुछ राज्य क्षेत्र है जहाँ पर केवल राज्य कानून बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री का। तो भारत में प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, यानी कि ये तीनों विशेषता तो है वो संसदीय व्यवस्था की विशेषता है, लेकिन जो राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है वो विशेषता संसदीय व्यवस्था की नहीं होती है। भारत में केवल कहते हैं कि नाम मात्र का जो है वो राष्ट्रपति होता है, और जो मेन काम होता है वो किसका होता है? पीएम वाली पीएम वाली मंत्रिपरिषद का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव राष्ट्रीय आपातकाल का नहीं होता है? राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? या तो कोई देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे, या फिर भारत किसी अन्य देश के साथ युद्ध में व्यस्त हो, तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। ठीक है, तो उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? चलिए ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन एक है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। इसमें राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती है। तो हाँ, अगर जैसे मान लेते हैं राजस्थान पर, या राजस्थान में कोई युद्ध चल रहा है पाकिस्तान से, तो जो राज्य का जो राजस्थान की जो सारी शक्तियां होती है वो प्राप्त हो जाती है केंद्र सरकार को, यानी कि दिल्ली में जो सरकार है उनको। ऑप्शन नंबर 2 है इसकी घोषणा करने वाला अथवा जारी करने संबंधी सभी प्रस्ताव संसद में विशेष बहुमत से पारित होने चाहिए। ये भी कथन सही है। यहाँ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, ये भी बात सही है, क्योंकि आर्टिकल, अगर राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो 19 के सभी अधिकार निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, या सरकार निरस्त भी कर सकती है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो इनमें से कोई। ठीक है, ये तीनों जो विशेषता है वो राष्ट्रीय आपातकाल की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अब तक सबसे अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगे हैं? हमें बताना है कि किस राज्य में अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन लगा है। राष्ट्रपति मतलब कि संवैधानिक स्थिति, मतलब कि कोई सरकार, जैसे सरकार नहीं बना पा रही राज्य में, वो वाला स्थिति। ऑप्शन एक है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है बिहार, ऑप्शन नंबर 3 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 है पंजाब। तो देखिए आपको दो तीन चीज ध्यान में रखनी है, वो है एक तो है उत्तर प्रदेश, और एक होता है मणिपुर। तो दोनों में जो है अधिकतम बार, मैक्सिमम बार दोनों ही स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में हो तो उसको टिक करना है। तो हमारा ऑप्शन में कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा काम राष्ट्रपति का नहीं है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा काम जो है वो राष्ट्रपति का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक है भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उनके नाम पर किए जाते हैं।
ये तो सही बात है, सारे काम किसके नाम पर किए जाते हैं? वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। भारत का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है राष्ट्रपति को। अगला ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करते हैं, ये भी उनका काम है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ये भी उनका काम है। राष्ट्रपति के पास यह पावर होती है कि वह देश में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। यानी कि ये तीनों के तीनों तो उनके काम हैं, लेकिन इनमें से यानी कि अब हमारा आंसर कौन सा होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि हमें गलत कथन चुनना था, कौन सा काम नहीं है वो चुनना था। तो इनमें से कोई काम नहीं है जो वो नहीं करते हैं, सारे करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती? यानी कि जो जॉइंट बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो वो किस मामले में नहीं बुलाई जा सकती? ऑप्शन देखते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो वित्त विधेयक के मामलों में, ऑप्शन नंबर 2 है साधारण विधेयक मामलों में, ऑप्शन नंबर 3 है धन विधेयक में, और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो साधारण विधेयक और जो वित्त विधेयक होते हैं, तो इन दोनों मसलों पर जॉइंट बैठक यानी कि संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। लेकिन जो धन विधेयक लेकिन जो धन विधेयक प्लस संविधान में कोई संशोधन वाला विधेयक है, यानी कि संविधान में संशोधन वाला विधेयक होता है, तो वहां पर कभी भी जॉइंट बैठक यानी कि संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आपके ऑप्शन में संयुक्त संविधान संशोधन वाला विधेयक भी हो सकता है, तो उसको भी आप ठीक करना। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है? यानी कि राज्यसभा की शक्ति कहाँ अधिक है लोकसभा से? हमें बताना है कि राज्यसभा की जो शक्ति है वो कहाँ अधिक है लोकसभा से। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है धन विधेयक के मामलों में, ऑप्शन नंबर 2 है संयुक्त बैठक में, ऑप्शन नंबर 3 है राष्ट्रीय आपातकालीन मामलों में, और ऑप्शन नंबर 4 है किसी राज्य सूची पर विधि बनाने संबंधी मामले में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी किसी राज्य सूची का कोई विषय है, उस पर कोई कानून बनाना है, तो वो जो शक्ति होती है वो राज्यसभा की अधिक होती है लोकसभा से। ठीक है, राज्यसभा की शक्ति अधिक होती है लोकसभा से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगर बात करें धन विधेयक के मामलों में, तो धन विधेयक मामलों में जो है वो केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। संयुक्त बैठक वाले मामलों में भी लोकसभा को अधिक शक्ति प्राप्त होती है। कारण यूं है क्योंकि वहां पर लोकसभा के मेंबर्स की संख्या अधिक होती है। राष्ट्रीय आपातकालीन जो मामले होते हैं वो सारे के सारे लोकसभा में पेश किए जाते हैं। तो इन तीनों मामलों में लोकसभा को अधिक शक्ति है, और जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है उसमें राज्यसभा को अधिक शक्ति प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से। 4, 9, 25, 36 और 49 में कौन सी संख्या अन्य से भिन्न है? यानी कि 4, 9, 25, 36 और 49 में कौन सी संख्या भिन्न संख्या है, वो हमें ढूंढनी है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सारी की संख्या किसी न किसी संख्या की वर्ग है। जैसे अगर बात करें 4 तो वो है 2 का वर्ग, अगर बात करें 9 तो वो है 3 का वर्ग, अगर बात करें 25 तो वो है 5 का वर्ग, अगर बात करें 36 तो 36 वर्ग है 6 का, अगर बात करें 49 तो ये जो वर्ग है वो किसका है? 7 का वर्ग है। अब हम ढूंढते हैं कि भिन्न संख्या कौन सी है। तो भिन्न संख्या कौन सी, अगर इन संख्या को देखें तो इन सब में दो संख्या जो है विषम संख्या है, और बाकी की जो संख्या है वो दो संख्या जो है सम संख्या, और बाकी की संख्या जो है विषम संख्या है। यानी कि सम और विषम वाला जो कंसेप्ट है वो भी हम नहीं लगा सकते। अब हम कुछ और ट्राई करते हैं। तो इन सब संख्याओं को आप ढूंढेंगे, इन सम संख्याओं को आप देखेंगे तो इनमें से देखेंगे कि 2, 3, 5 और जो 7 है वो अभाज्य संख्या है। ये जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है, जबकि जो 6 है वो भाज्य संख्या है। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 6 का स्क्वायर यानी कि 36, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको एग्जाम में भी इस तरह से करना है ताकि जल्दी से आपका आंसर निकले, अलग अलग आयाम से आपको सोचना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कौन से वर्ष का कैलेंडर ठीक
यहाँ पर है ठीक 2009 के वर्ष जैसा होगा। हमें ढूंढना है कि कौन से, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन दोस्तों, और एग्जाम में पूछा जाता है कि 2009 जैसा कैलेंडर किस वर्ष का होगा। तो इसमें भी आपको विषम दिन निकालने होते हैं। तो देखिए जो 2009 वाला वर्ष है उसमें जो विषम दिन होता है वो होता है +1। उसी प्रकार से 2010 वाला जो कैलेंडर होगा उसमें जो विषम दिन होंगे वो आएंगे +1। 2011 वाला जो कैलेंडर होगा उसमें विषम दिन आएगा +1। 2012 में जो विषम दिन आएगा +2, क्योंकि यहाँ पर जो फरवरी होगा वो कितने दिन का होगा, वो 29 दिन का होगा। अगर बात करते हैं 2013 का, तो 2013 में जो विषम दिन होंगे वो +1, 2014 में भी 1, इसी प्रकार से 15 में भी 1 और 16 में भी 1। तो इस तरह से आपको सबसे पहले विषम दिन निकालने हैं और फिर देखना है कि हमारा जो 7 यानी कि सप्ताह कहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी कि 7 कहाँ से खत्म हो रहा है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 2000 जब आप 14 तक जाओगे तो यहाँ पर ये 7 का मल्टीप्लाई है और ये खत्म हो जाएगा 7 से, और अगला जो वर्ष आएगा वो आएगा 2015 का, यानी कि यहाँ पर आएगा 2015। तो ठीक 2009 जैसा वर्ष का कैलेंडर उस जैसा होगा 2015 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई नहीं बनता तो हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि 7 का जो गुणज है वो कौन सा बनता। जहाँ पे 14 बनता तो उसको हम ठीक करते हैं। तो इस तरह से इस टाइप वाले क्वेश्चन को किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन में कहा है कि एम के आई जी से बना है एफ डी बी जेड, तो वैसा का वैसा संबंध हमें बनाना है वाई एक्स यूएस के लिए। तो वो कैसे बनेगा? सबसे पहले हम ए बी सी डी लिखते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो हमें देखना है कि एम के आई जी से एफ डी बी जेड कैसे बना होगा। तो अगर आप एम में से -2 करोगे तो आपके पास में आएगा के में से आप -2 करोगे तो आपके पास में आएगा आई में से आप -2 को करोगे तो आपके पास में आएगा जी, और फिर जो ये वाला जो शब्द है एफ, तो जी से जस्ट बाद यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा यानी कि एस के बाद में जस्ट आएगा वो आएगा आर। ठीक है, वो आएगा। वापस देखते हैं, एफ में से आप -2 करोगे तो डी, डी में से -2 करोगे तो बी, और बी में से -2 करोगे तो आपके पास में क्या आएगा जेड। इसी टाइप से हमें देखना है कि हमारा जो शब्द खत्म हो रहा था वो है एस, तो एस के बाद, एस के जस्ट बाद में आएगा आर, आर के बाद में -2 यानी कि पी, पी के बाद में -2 यानी कि एन, एन के बाद -2 यानी कि एल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर पी एन और एल, यानी कि ऑप्शन में ये कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है आर पी एन और एल, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 27 सितंबर को शनिवार है, तो इसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा वार होगा, हमें वो निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने बताया कि विषम दिन निकालना है। कैसे निकालते हैं? 27 के बाद 28, 29 और 30, यानी कि हमारे पास में जो विषम दिन होगा वो होगा +3। ठीक है, इसके बाद 27 दिन ये वाले, 27 इसमें ऐड कर दीजिए तो आपके पास में आंसर आएगा वो आएगा, और उसमें देना है 7 का भाग। तो 27 में 3 को ऐड करोगे तो 30, और 30 में जब आप 7 का भाग दोगे तो आपके पास में आंसर आएगा वो आएगा +2, यानी कि शनिवार के बाद आएगा रविवार, और रविवार के बाद में जो सोमवार आएगा, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस टाइप से जो कैलेंडर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको विषम दिन निकाल के सरल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन परसेंटेज का, कि ए ने कोई वस्तु 25% लाभ पर बी को बेची है, वही वस्तु बी ने सी को 20% लाभ पर बेची। यदि सी इस वस्तु को 1200 रुपए में खरीदता है तो ए ने वस्तु को कितने में खरीदा है? तो ए ने जो परचेज किया था तो उसकी कीमत क्या थी वो हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए जो थे, ए ने बेची थी बी को कितने परसेंट में, 25% लाभ पर।
तो मान लेते हैं कि ए के पास जो था वो 100% था, अब वह बी के पास पहुंचा तो कितना परसेंट हो गया, 125%। अब बी ने बेची थी सी को और वो बेची थी 20% पर, तो 125 का जब आप 20% निकालोगे तो आपके पास में आंसर आएगा, वो आएगा 25%। और 25% जब आप इसमें ऐड करोगे तो सी ने जो खरीदी थी वो 150% हो जाएगा। और हमें पता है कि सी ने जो रुपयों में कितने रुपयों में खरीदी थी, वो 1200 रुपए में। तो जब आप 150% बराबर लिखोगे 1200, तो आपके पास में इधर से हो जाएगा 1% बराबर 1200 बटावा 150, और 0 से 0 कटेगा। जब 15 से आप काटोगे तो आपके पास में आंसर आएगा वो 8, यानी कि 1% बराबर हो रहा है वो है 8। और हमें ए का निकालना है और ए का परसेंटेज था कितना, 100%। तो 100 इंटू 1% यानी कि 100% बराबर हो जाएगा 800 के, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस टाइप से सवाल को हल किया जाता है। आप बी का भी निकाल सकते हैं और सी का तो दिया ही है, तो इस तरह से आप मान के भी सवाल को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, एक कंपनी में मजदूरी प्रत्येक वर्ष 20% की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद मजदूरी कितनी होगी। तो भाई हमें निकालना है कि 3 वर्ष के बाद में जो मजदूरी कितनी होगी, और शुरुआत में दे रखा है वो थी 5000। तो फर्स्ट वर्ष में बढ़ेगी वो 120%, बट 120 बटावा 100 यानी कि 20%। अगले वर्ष में बढ़ेगी वापस से 120% बटावा 100, अगले वर्ष में वापस से 20% यानी कि 120 बटावा 100। और इसको जब आप सरल करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इन 2 0 से ये वाला 2 0 कैंसिल, इन 2 0 से ये वाला और ये वाला 0 कैंसिल। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 5 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। और जब आप इसका गुणा करवाओगे तो 12 पंजे 60 यानी कि 60 इंटू 144। और जब आप इसका का गुणा करवाओगे तो आपके पास में आंसर आएगा वो है 8640, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, दुग्ध धारा जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है। हमें बताना है कि जो दुग्ध धारा जो जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है या कौन सी नदी पर बना है। ऑप्शन है मांडवी, ऑप्शन नंबर 2 है गंगा, ऑप्शन नंबर 3 है जुआरी, और ऑप्शन नंबर 4 है वो है पेरियार। तो ये सारी की सारी नदियां, ये तीनों जो नदियां हैं वो है दक्षिण भारत की नदियां, गंगा नदी तो उत्तर भारत की नदी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दुग्ध धारा जो जलप्रपात है वो मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, और इस नदी को कहा जाता है गोवा की जीवन रेखा, यानी कि गोवा से होकर बहती है, और गोवा की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, किसमें गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये एक ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, वो हमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं, पहली है माही, ऑप्शन नंबर 2 है गग्गर, ऑप्शन नंबर 3 है गंगा, और ऑप्शन नंबर 4 है नर्मदा। तो एकमात्र ऐसी नदी की बात करें इनमें से तो वो है माही नदी। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने कई सारे क्वेश्चन को आज डिस्कस किया। अगले जो वीडियो होगा उसमें और नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।